Good afternoon, sir. Good afternoon. बेटा मैं रीजॉइन हो रहा हूँ। हाँ कुछ नहीं हुआ बेटा, वो गलती से आ गया था। Good afternoon, sir. हाँ गुड Good आफ्टरनून। afternoon, sir. Good afternoon, sir. बेटा अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रो का कौन सा 8वां लेक्चर है। बेटा देखो अपन ने जो कल पढ़ा था वो ये इक्वेशन थी, लैम्डा एम, फिर ये था लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी, इसके ग्राफ की बात करी थी। इसी में आगे आता अपन ये बोलते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी है ये प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगी, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। जो तुल्यांकी चालकता है ये भी समानुपाती, ये 1/c होगी, जबकि विशिष्ट चालकता
1/v प्रोपोर्शनल टू, और ये सी। तो बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर इसको एक नंबर नाम देते हैं तो ये दोनों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है वॉल्यूम मिलाने का मतलब, वॉल्यूम का मतलब होता है डाइल्यूट करना। ऑन मिक्सिंग वाटर मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। और डाइल्यूशन, द टोटल नंबर ऑफ ions increases, so lambda m and lambda equivalent also increases, but specific conductivity K depends upon total ions per volume, total ions per volume। अब ये हो सकता है पर सेंटीमीटर क्यूब, पर ml, पर लीटर। एंड ऑन डाइल्यूशन total ions per volume decreases, so K also decreases। अभी समझाऊंगा बेटा मैं आपको, हिंदी में लिख देता हूँ। जल मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, या इसको एक नाम और देते हैं तनुकरण। पर कुल आयन की संख्या, सर बट के बाद में स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना? वो बताता हूँ बेटा, एक बार ये लिखता हूँ। कुल आयन की संख्या बढ़ती है जिससे लैम्डा एम और लैम्डा इक्वलेंट बढ़ता है, लेकिन हाँ वही है। विशिष्ट चालकता हेलो सर। के हाँ बेटा मैं लिख दूं फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। सर अभी स्टार्ट किए हो क्या? हाँ अभी स्टार्ट ही किया है बेटा। सर आप अभी स्टार्ट किए हैं क्या? हाँ अभी स्टार्ट ही किया है। विशिष्ट चालकता के प्रति लीटर प्रति आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः यही घटता है। बेटा देखो अभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, पर ये लॉजिक भी पूरा एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। भाई जब आप जल मिलाएंगे तो मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट चालकता है वो घटेगी। विशिष्ट चालकता क्या होती है, ये प्रति आयतन पे निर्भर करती है। मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ठीक है, आपको समझ में आएगी बात, आप ध्यान देना मेरी बात। भाई अपन ने क्या किया, अपन ने कहा पहले 10 लीटर आयन था और उसके अंदर कितने आयन थे आपके पास, 100 आयन थे। 10 लीटर से मैंने 20 लीटर कर दिया, आयतन दुगना कर दिया, और होता भी यही है कि नए आयन की संख्या कितनी आ गई, 140। बेटा आप सुनो, अब आप ये बताओ कुल आयनों की संख्या बढ़ी, कुल आयनों की संख्या बढ़ी तो लैम्डा एम भी बढ़ेगा और लैम्डा तुल्यांकी और ये दोनों बढ़ेंगे। अब देखो पहले 10 लीटर में 100 आयन थे, तो 1 लीटर में कितने आयन थे बेटा, 10 आयन थे। अब 20 लीटर में 140 हो गए, 20 में 140 आयन, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 1 लीटर में कितने आ जाएंगे, 7 आयन। तो बेटा 1 लीटर में प्रति लीटर आयनों की संख्या
कम हुई इसलिए के की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपसे जब क्वेश्चन 4 ऑप्शन में पूछा जाएगा, भाई 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन करा रहा हूं, दूसरा ये कि लॉजिक का, कि क्यों ऐसा होता है कि जल मिलाने पे लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट, मोलरता और तुल्यांकी चालकता तो बढ़ते हैं लेकिन विशिष्ट चालकता घटती है। तो आप कहोगे कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता कुल आयनों की संख्या पे निर्भर करती है, टोटल आयन्स पे, जबकि के क्या होता है, हमेशा प्रति लीटर कितने आयन है। तो प्रति लीटर आयनों की संख्या घटती है इसलिए के का मान भी क्या होता है बेटा, घटता है जल मिलाने पर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और जो लेट आए बेटा मैं अभी थोड़ा सा कर दूंगा सम अप, आप निश्चिंत रहो। ये 2 क्वेश्चन लिखने दो, उसके बाद मैं पक्का सम अप कर दूंगा। जो लेट आए 10 लीटर के नीचे 100 है ना? 100 आयंस। 100 आयंस। थैंक यू। ठीक है, हाँ सर ऊपर में पर वॉल्यूम के आगे क्या लिखे हैं? बता दो बेटा। पर सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। थैंक यू। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बेटा अब इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो, अपने को पता होना चाहिए जो सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि किसकी मोलर चालकता अधिकतम होगी, तो आप क्या करोगे, मोलर चालकता समानुपाती V समानुपाती 1/C, तो जिसकी सांद्रता क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। अब आप ये बताओ पहले वाले में सबसे कम सांद्रता किसकी है, फर्स्ट क्वेश्चन में सी वाले डी की। की। बस इतना ही आंसर देना होता है, बस इतना ही आंसर, सबसे कम इसकी है तो सी ऑप्शन होगा। दूसरे के सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो अपने को पता होना चाहिए जो विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम अधिकतम की बात कर रहा है। तो मैंने कहा के समानुपाती क्या होता है, 1/V समानुपाती सी। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी उसका के भी ज्यादा होगा। तो अब सेकंड वाले में बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, सब भी आना चाहिए। बी आ जाएगा, बिल्कुल। सर ठीक है, हाँ सर अगर जो जो सॉल्यूशन बने रहेगा वो आयनिक वाला होगा तो जैसे एसिड कमला तो टूटता नहीं है तो डायरेक्ट देखेंगे, और अगर वो आयनिक होगा तो फिर कौन नहीं टूटता है, सर जैसे एसिड कमला तो अच्छे से टूटते नहीं है ना जली विलयन में, तो वन हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं नहीं, ये बस ऐसे ही देखते हैं, सांद्रता से देखते हैं, सारे चारों ऑप्शन में ये सेम ही रहेगा, H2C2O4 H2C2O4 H2C2O4, यहाँ CH3COOH है तो सारे सेम ही रहेंगे ना। आपको तो केवल सांद्रता देखनी है, क्योंकि ऑप्शन में वो अलग अलग नहीं देगा, एक ही देगा। सर ये कैसे वो समझ नहीं है। हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं वो यहाँ पर देखें, मैं कल की बात को कंटिन्यूस करता हूँ। अपन मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव देख रहे थे, सांद्रता का प्रभाव। सर इंग्लिश में भी बोलिए ना। हाँ, अपन मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे थे। ठीक है, अपन ने कहा कि भाई ये तो एक रिलेशन आ गया था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिलेशन था। ठीक है, वो कहता है अगर अपन मेनली जो इम्पैक्ट आता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं, तो कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप वाटर मिलाओगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जल मिलाओगे, तो आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी,
तो बेटा इन दोनों का नेचर तो एक जैसा है इन दोनों का, कि भाई अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। पर वो कहता है क्या सेम चीज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी शो करती है? नाम होता है ना बेटे स्पेसिफिक, विशिष्ट का मतलब ही होता है वो पर के लिए डिफाइन होता है। भाई जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो पर ग्राम के लिए या पर मोल के लिए होती है, तो क्योंकि ये पर लीटर के लिए डिफाइन होता है तो ये कहता है कुल आयनों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन कुल आयनों की संख्या 1 लीटर में घट जाती है। इसलिए क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है 1/v ये और प्रोपोर्शनल टू सी। अभी जिसने भी ये पूछा था कि सर ये वाली चीज जो है मतलब वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, तो बेटा आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ठीक है, मैंने इसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने यही हेल्प ली है बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैंने ऊपर जो लिखा था वही फॉर्मूला v1/c, फिर यहाँ पर लैम्डा इक्वलेंट प्रोपोर्शनल टू v1/c k प्रोपोर्शनल टू c। छोटा कर देता हूँ बेटा, ये फॉर्मूला यूज करिए। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी पूछिए तो मोलर कंडक्टिविटी C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने के लिए ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कौन सा वाला है बेटा, C ऑप्शन है, इसलिए आ गया। K मैक्सिमम हो इसके लिए कंसर्न C भी क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम होना चाहिए। K मैक्सिमम हो, लैम्डा m मैक्सिमम हो, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही तो है बेटा, आ गया समझ में, बोलो बेटा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर बेटा इसके बाद आएगा अपने पास बड़ा इंपॉर्टेंट हेलो रूल आता है। सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बोलो बार बेटा। और बताइए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा अब आप अलग से पूछना या उसमें देख लेना, कोलराज लॉ। At infinite dilution, each ion has fixed contribution when molar and equivalent conductivity of electrolyte। Molar conductivity of electrolyte is sum of molar conductivity of each ion at infinite dilution। बेटा हिंदी में लिख देता हूँ इसी बात को, अनंत अनुता पर अनंत अनुता पर प्रत्येक आयन का लैम्डा एम व लैम्डा इक्विवेलेंट में निश्चित योगदान होता है तथा किसी विद्युत अपघट्य की
लैम्डा एम उसमें उपस्थित आयनों की लैम्डा एम का योग होती है। सारी बात अनंत अनुताप। बेटा आप में से अभी एक स्टूडेंट ने कहा सर वापस बताओ। आप बिल्कुल नहीं घबराएं बेटा, आप है ना एक बार देखना, इतनी सी बात है बस। अगर अपन क्वेश्चन कंटेनिंग बात करेंगे ना बेटा, सुन लो ध्यान से, बस इतनी सी बात है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता तो आयतन के सीधे सीधे समानुपाती होती है, और जो विशिष्ट चालकता है, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आपको पता है सी और वी तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस इसी चीज को यूज में लिया है। यहाँ थोड़ा सा रीजन का डिस्कशन है, वो आप एक बार घर पे देखना। बाकी जो क्वेश्चन हुए हैं वो इसी से हुए, क्वेश्चन इसी से हुए, ठीक है। अब बेटा अपन आते हैं, आप किसी को अगर पुरानी बात नहीं समझ में आई तो उसको छोड़ के आप इस टॉपिक पे ध्यान दें और इसको ध्यान से देखना। बेटा ये नियम बोला जाता है, नियम आप याद करेंगे। सारी बात कोलराश लॉ की खास बात यह है कि सारी बात इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बेटा हिंदी में बोले तो अनंत अनुता, ये अनंत लिखा हुआ है, अनंत अनुता पे, तो ये ध्यान रखना इसका जो भी फॉर्मूला आता है वो अनंत अनुता पे आता है। और इस फॉर्मूले में क्या होता है बेटा अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। ये लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं, लैंग्वेज आप भी पढ़ लेना, पर अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो जैसे लैम्डा एम अनंत, आपने लिखा Al2SO4 होल थ्राइस, जो योगदान है उसका मतलब ही ये है कि लैम्डा एम अनंत। बेटा अब आप इसमें पहचान रहे हो इसमें कौन से दो आयन है, आप पहचान सकते हो क्या? एल्यूनेट और सल्फेट। तो एक तो एल्यूमिनियम +3 हो गया, दूसरा क्या हो गया, लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है, SO4 -2। अब ये कहता है कि जब मोलर चालकता के रूप में अपन फॉर्मूला लिखते हैं ना, यहाँ कितने एल्यूमिनियम है बेटा 2, तो आगे कितना लगा दोगे 2, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना लगा दोगे 3। बेटा ये नियम केवल इतना सा है, लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ लग रहा है, किसी भी विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ऐसा लिखना होता है H2C2O4, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा लैम्डा एम, ये दुर्बल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, H+, इसमें मुझे पता है दो तरह के आयन है, और एक क्या है C2O4 -2 है, और हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, बस इतनी सी बात। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ? किसी भी यौगिक की जो मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित आयनों की मोलर चालकता का क्या होता है, योग होता है। बिल्कुल आसान सा है बेटा, और इसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी, ठीक है। एक बात जो स्टूडेंट बिल्कुल गलत सलत करते हैं, ये तो एक नंबर, बेटा अगर यही सूत्र तुल्यांकी चालकता के रूप में लिखा जाएगा तो आप ध्यान से देखना, Al2SO4 होल थ्राइस, बेटा सभी स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो तुल्यांकी चालकता एल्यूमिनियम +3 ये अनंत, और तुल्यांकी चालकता SO4 -2 ये भी अनंत। बेटा इससे पहले एक और एक गुणांक लिखा जाएगा, चाहे यहाँ ये 2 नंबर। बेटा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब सूत्र किसके रूप में लिखा जाएगा, किसके रूप में, तुल्यांकी चालकता के रूप में लिखा जाएगा, तो गुणांक 2 और 3 नहीं, तब गुणांक फिक्स है कि कितना आएगा, एक ही आएगा। आप ध्यान से, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको समझ में आ गया इन दो में अंतर की, मोलर चालकता में लिखा जाएगा तो कैसे गुणांक लेना है, 2 लेना है, ये 3 लेना है, लेकिन जब तुल्यांकी चालकता के रूप में लिखा जाएगा तो एक और एक ही लिखा जाएगा। बोलो सभी समझ गए मेरी बात? यस सर। यस सर। सर रीजन एक बार और बताइए ना, एक ही क्यों लिखेंगे? बेटा वो तो इतना सही है ना, क्योंकि तुल्यांकी में वैलेंस फैक्टर इंक्लूड ही होता है ना, वो तो हाँ जितने वो देता है आयन वो तो इंक्लूड ही होता है उसके अंदर, इसलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यस सर।
देखो जब भी होता है ना नॉर्मलता समीकरण लिखते हैं तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3, पर मोलरता में नहीं लिख सकते क्योंकि नॉर्मलता उसमें क्या लिखोगे, नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इनटू वैलेंस फैक्टर। यस सर। इस कारण से ऐसा होता है। आपको इतना नहीं, आप तो ये सीखो कि दोनों इस तरीके से लिखे जाते हैं, इस पे ध्यान दो, ठीक है। अब बेटा अपने को ये बात तो पता ही है कि जो तुल्यांकी चालकता होती है, सुनना मेरी बात ध्यान से, वो मोलर चालकता बटे में क्या होता है, वैलेंस फैक्टर। ये अपन ने पढ़ा था लास्ट टर्म पे, कल पढ़ा था मतलब, ठीक है। बट आप ध्यान दे लो, फ्री के मार्क्स हैं अगर ये क्वेश्चन और आते हैं ये क्वेश्चन, बेटा ध्यान देना, आपको ये कहा गया मोलर चालकता दे रखी है एल्यूमिनियम +3 की 200, मोलर चालकता दे रखी है Cl माइनस की 400, ठीक है। आपसे पूछा गया है मोलर चालकता AlCl3 की कितनी होगी, ठीक है। सॉल्यूशन पे ध्यान देना, बिल्कुल आसान सा बेटा। आप बताओ एल्यूमिनियम की मोलर चालकता लिखनी है, क्या लिख दूंगा बेटा, एल्यूमिनियम 1400 आएगी। और यहाँ पर Cl माइनस, अब Cl माइनस से पहले कितना लगाऊंगा बेटा, 3 भी लगाऊंगा ना, 3, ये 3 लगाएंगे ना इसमें, क्योंकि सूत्र किसका है, फॉर्मूला किसका है, मोलर कंडक्टिविटी का है ना। यस सर। तो बेटा ये वैल्यू एज इट इज रख दी मैंने, 200 रख दी, ये वैल्यू रख दी 3 × 400 रख दी, तो ये कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा, फ्री के मार्क्स है बेटा, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये जैसे ये दे रखा है लैम्डा इक्वलेंट, ये दे रखा है कैल्श mg कर देता हूँ इसको। सर इसमें यूनिट नहीं आएगा क्या? हाँ वो यूनिट दे रखी होगी, जो भी यूनिट दे रखी होगी सब में वही यूनिट लिखेंगे, ठीक है। mg यस सर। +2 200 दे रखा है, लैम्डा m इनफाइनाइट PO4 -3 900 दे रखा है। आपसे पूछा है तुल्यांकी चालकता Mg3 PO4 वोल्टेज की, बेटा आप ध्यान से देखना, पहले आप देखो क्वेश्चन में तो फाइनली जो पूछा गया है वो देखो, कौन सी चालकता पूछी गई है बेटा, तुल्यांकी। तुल्यांकी चालकता का जब फॉर्मूला लिखेंगे, किस वाले का, इस वाले का, Mg3 PO4 वोल्टेज, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, तुल्यांकी चालकता एक तो लिखूंगा मैं Mg+2 की, और एक तुल्यांकी चालकता किसकी लिखूंगा, PO4 -3 की। आप बताओ इससे पहले गुणांक एक और एक ही रहने दूंगा ना, ये मेन बात है, गलती से भी ये 3 और 2 मत कर देना, पहले बताओ एक और एक। हाँ बोलो बेटा। सर जो सेकंड इक्वेशन लिखे उसमें भी तो तुल्यांकी चालकता होगा ना 900 वाले में, जहाँ पर आप मोलर लिखे हो। नहीं नहीं, मोलर है, डेटा इसने यही दे रखे, मोलर ही डेटा दे रखे इसने। तो ऊपर वाला मोलर होगा फिर तो। नहीं ऊपर वाला भी तुल्यांकी है, अब देखो वही तो अपने को करना है ना परिवर्तन, बेटा ऊपर वाले का तुल्यांकी तो 200 आ गया, इसका दे तुल्यांकी दे मोलरता रखा था, तो मैंने क्या कहा, मुझे अभी ये फॉर्मूला पता है, ये ऊपर लिखा कि बेटा तुल्यांकी चालकता की जगह क्या लिख सकता हूँ, मोलर चालकता बटे में वैलेंस फैक्टर, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लिख दिया, मोलर चालकता बटे में वैलेंस फैक्टर। पहले मेरे को ये बताओ, तुल्यांकी की जगह मैंने ये मान रख दिया, आपको आ गई क्या मेरी बात समझ में? हाँ सर। यस सर। तो अब मैंने मान कितना रखा, ये तो 200 हो गया, ये मान दे रखा था इसने 900, अब बताओ कितना वैलेंस फैक्टर, 3 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज कितना है इस पे, 3 ही तो है, तो ये 200 प्लस कितना आ गया 300, बेटा ये आ गया 500। और अभी जो आप पूछ रहे हो ना बेटा, वही तो क्वेश्चन की मेन बात है कि हाँ अगर इसने सर समझ ठीक है, गई।
बेटा आप ये दो क्वेश्चन देख लो, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, पहला और दूसरा बहुत ही मतलब फ्री के मार्क्स हैं, ये अगर पेपर में आ जाते हैं तो फ्री के मार्क्स। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं अभी, उसमें भी जो पहला टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलराज नियम के अनुप्रयोग पहला टाइप, अभी उसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। बट आप है ना सारी चीजें भूल के भी शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देना, आपको फ्री फंड के मार्क्स है, ठीक है, और बहुत चांस रहते हैं पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने के, ठीक है। अब मैं अपन हेडिंग लिखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज नियम के अनुप्रयोग। पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा m इनफाइनाइट और लैम्डा ऑफ अननोन i। अज्ञात आयन की लैम्डा m इनफाइनाइट बट अब इसमें क्या है, सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। रिएक्शन लिखो, लैम्डा m में बैलेंस करो लैम्डा इक्वलेंट में सभी का गुणांक कोएफिशिएंट 1 रखो। अभी आ जाएगी बात समझ, और आपको पहचान में भी आएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। बेटा ऐसे बोलता है वो, कंपाउंड देता है, ठीक है, यहाँ लैम्डा m इनफाइनाइट दे रखा, ये दे रखा है इसमें NH4OH, ये दे रखा है MgOH होल ट्वाइस, ये दे रखा है MgSO4, ये दे रखा है NH4 होल ट्वाइस SO4, ये 200, ये 800, ये X, ये 300। देखो आपको क्या, ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस टाइप हैं बेटा, आपको क्या कर रखा होगा, अब वो लैंग्वेज में भी लिख सकता है। 3 कंपाउंड के तो आपको क्या दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और चौथे की पूछी है इसने। अरे समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या कैसे काम करेगी बेटा, शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी आप सुनना ध्यान से। आप क्या करो, ऐसे दो कंपाउंड ले लो जो आपस में रिएक्शन करेंगे, कोई से भी दो ले लो। अब कोई से भी दो में ये दिमाग तो लगाओगे ना आप, भाई रिएक्शन हमेशा कौन दो करते हैं, भाई NH4OH के साथ जो सेम है OH है वो तो रिएक्शन करेगा नहीं, NH4OH के साथ अलग आयन वाला MgSO4 रिएक्शन करेगा, MgSO4 इससे बनेगा, इसको इक्वल टू कर लो, इससे बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस MgOH होल ट्वाइस। अब बेटा इसको बैलेंस कर लो, अगर क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी का है ना तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेटा बैलेंस करेंगे तो आप देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 ही रहेगा, जनरल बैलेंसिंग, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया और ये बैलेंस हो गया बेटा, अब कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो देखो 2 इंटू, अब वैल्यू रखते जाओ, 2 इंटू NH4OH की वैल्यू कितनी है 200, प्लस MgSO4 की वैल्यू कितनी है 800, तो ये 800 रख दी। अमोनियम सल्फेट की वैल्यू कितनी है 300 रख दी। इसकी कैलकुलेट करनी है तो इसकी x रख दी। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो, अगर इसमें नहीं समझ में आई तो एक और क्वेश्चन देखो, 2 नंबर देखो। आपको दे रखा है
ये कंपाउंड दे रखा है, NH4OH के बाद NgSO4 को लिखे थे ना? हाँ हाँ CH3COOH NaCl CH3C11 HCl, ये 200, ये 800, ये 1200 कर लो, ये 600, ये x। बेटा x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देना बेटा, मैंने रिएक्शन कराई, पहले चूज कर लिया CH3COOH। अब इसकी रिएक्शन उससे कराओ जिसमें ना एसीटेट हो ना H+ हो। तो मैंने किसकी? HCl NaCl की रिएक्शन। तो बेटा HCl रिएक्शन से क्या बन जाएगा? CH3COONA प्लस HCl। और आपको पता है मैक्सिमम, अगर एग्जाम के हिसाब से बोले, नीट के हिसाब से बोले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम तो यही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे बेटा? CH3COOH की वैल्यू कितनी आ गई? 1200, यहाँ वैल्यू 1200 रख दी। NaCl की वैल्यू कितनी आ गई? 800 रख दी। CH3COONA की वैल्यू कितनी आ गई? 600। HCl की पूछिए, x आ गई। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। बेटा देखो इस क्वेश्चन को, देखो बहुत इस तरीके से। बेटा अगर आप बुक में जाओगे ना, आयन में तोड़ के इक्वेशन बनाना बड़े बहुत टिपिकल मेथड से कर रखा है, और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेलो सर। हम्म, हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। हाँ, ऊपर वाले का मैं एक और टाइप बताता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अभी आ जाएगी आपको बात समझ में। ये कंपाउंड, ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक ही स्क्रीन पे, ठीक है। और ये बेटा बेसिकली ये कंसेप्चुअल बात है, हालांकि मेरा मानना है ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पर ये आप सीखना, इससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। लैम्डा m इनफाइनाइट आपको दे रखा है AlOH होल थ्राइस, आपको दे रखा है CaCl2, AlCl3, CaOH होल थ्राइस, यहाँ दे रखा है कंपाउंड, यहाँ दे रखा है AlOH होल थ्राइस, MgOH होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, SO4। ये तुल्यांकी दे रखा है। ये देखना, मान दे रखे हैं, ये मान लो 400 दे रखा है, ये 800 दे रखा है, ये 200 दे रखा है, ये x, ये 500 दे रखा है, ये 200 दे रखा है, ये 700 दे रखा है, ये। बेटा अब मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं आपका, अब सभी स्टूडेंट ध्यान देना, अगर पुराने क्वेश्चन इसी के अंदर सारी बात आ जाएगी, इन दो क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है? एक इक्वेशन, सबसे पहले एक समीकरण बनाना, एक इक्वेशन बनाना, कोई सा भी, जैसे मैंने पहले नंबर वाला लिया AlOH का होल थ्राइस। अब मैं इसकी रिएक्शन उससे कराता हूं जिसमें ना एल्यूमिनियम हो ना OH हो। बेटा इसमें तो एल्यूमिनियम है, इसमें OH है, पर तो किससे रिएक्शन कराऊंगा? CaCl2 से। बोलो बेटा बनेगा क्या? अपोजिट आयन की रिएक्शन होती है, बनता क्या है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस AlCl3। सिंपल बैलेंसिंग करनी है बेटा, आप ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर टोटल ये देखो 3 आता है इसका वैलेंस फैक्टर, इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और जनरल मतलब ये बैलेंसिंग कहीं अड़ेगी नहीं बेटा, ये तो 9th-10th वाली बैलेंसिंग है। मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि इस समय इसमें उलझो। आप ये बताओ, आप मतलब मेरा ये मानना है ये बैलेंसिंग किसी के लिए समस्या नहीं हो। ये बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग के बाद वैल्यू रखनी है बेटा। ये 400 था, 2 जो गुणांक है एज इट इज 2 लिखो, 2, ये 2 आ गए। वैल्यू कितनी थी? 400 रख दी, प्लस 3 इंटू CaCl2 की वैल्यू कितनी थी? 800, 800 रख दी, 3 इंटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू x थी, 3 इंटू x रख दी,
2 इंटू AlCl3 की वैल्यू कितनी 200। बेटा ये वैल्यू रख दी। अरे आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर तुल्यांकी चालकता का है ना तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। हालांकि मैं बताऊं एग्जाम में मोलर का ही पूछेगा आपसे, पर तुल्यांकी का होता तो और आसान हो जाता। आप रिएक्शन कराओ AlOH होल थ्राइस की। अब आप खुद सोचो बेटा मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊं, आप सोचो जरा। इसमें ना इसमें एल्यूमिनियम OH ना हो मतलब MgSO4 वेरी MgSO गुड MgSO4 से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस और क्या बन जाएगा AlOH होल थ्राइस। बेटा समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब आपके लिए खास बात क्या है बेटा, ये गलती मत करना। ये क्वेश्चन किसका है तुल्यांकी चालकता का है, तो इसका गुणांक सबका एक एक ही रहने दे बेटा। अब आप जबरदस्ती बैलेंस करोगे तो उल्टा गलत हो जाएगा। इसका गुणांक एक ही रहने दो। तो सर अब आपने लास्ट सर लास्ट में AlOH3 लिख अच्छा दिया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये Al2 SO4 होल थ्राइस, ठीक है। हाँ अब ध्यान देना बेटा, जो मेन बात है वो क्या है, तुल्यांकी चालकता में गुणांक एक एक और एक ही रखेंगे, इसको बैलेंस मोलर में बैलेंस करना है, तुल्यांकी में बैलेंस नहीं करना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी आ गई 500, MgSO4 की वैल्यू पूछी है x, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू 200 आ गई, एल्यूमिनियम सल्फेट की वैल्यू 700 आ गई। बेटा एनी हाउ इसको जो भी सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट है। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो बेटा ये जो बात थी एप्लीकेशन का ये, ठीक है, ये यहां लिख रहा हूं मैं मोस्ट, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे आप, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन, ठीक है। बताता हूं आगे। आगे दो क्या है आयनिक साम्य से संबंधित है, उनके सीधे सूत्र याद करेंगे आप। एप्लीकेशन 2 करके लिख देता हूं उसको। हिंदी में भी लिख देता हूँ। होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के लिए वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि अल्फा साम्य स्थिरांक एक इक्विलिब्रियम गणना। बेटा इसमें पहला नंबर फॉर्मूला आप याद करोगे, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये फॉर्मूला नंबर 1। और दूसरा साम्य स्थिरांक के लिए के इक्विलिब्रियम, ये आता है अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। ये दोनों फॉर्मूले क्या है उसके हैं बेटा, किसी और चैप्टर के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा आता है इसी के अंदर एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन। सर वो अल्फा स्क्वायर है। हाँ सही कर देता हूँ। एप्लीकेशन थर्ड है आपके पास, विलेयता एस की गणना,
कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। एस की गणना देखो मैं बताता हूँ। एस की जो यूनिट होती है ना वो होती है मोल्स पर लीटर, मोलरिटी। ठीक है, तो अपने को पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला आता है K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके थे। अब मोलरिटी की जगह मैंने एस रख दिया, इस फॉर्मूले को अपन लिख देते हैं K इंटू 1000 अपॉन एस, फिर एस को यहाँ ले गया। कुछ अतिरिक्त याद नहीं करना होता है, ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, बेटा देखो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कैसे देता है, जैसे CH3COOH ये दे रखा है 0.01 m, इस पर जो अल्फा नहीं सॉरी इस पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी है, सॉरी इस पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इसने 100 एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अनंत अनुपात लैम्डा m बराबर 1000। ठीक है, तो ये बोल रहा है अल्फा क्या होगा और साम्य स्थिरांक क्या होगा। बेटा आपको करना कुछ भी नहीं है, सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए। सॉल्यूशन देखो आप सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए। अल्फा का फॉर्मूला था C सांद्रता पे मोलर चालकता और अनंत अनुता पे। तो बेटा अगर किसी सांद्रता पे मान दे रखा है तो ये मान जो पहला मान है, पहला मान तो क्या हो जाएगा लैम्डा m c हो जाएगा, और जो अनंत पे दे रखा होगा वो लैम्डा m इनफाइनाइट हो जाएगा। बस यही पहचानना होता है कि किसी सांद्रता पे दे रखा होगा तो वो लैम्डा m c की वैल्यू होती है। तो ऊपर वाली वैल्यू तो 100 हो गई, नीचे वाली वैल्यू कितनी हो गई 1000, तो ये 0.1 आ गया। ठीक है, तो एक तो अल्फा पूछा, तो ये हालांकि रेयरली आते हैं क्वेश्चन पर है, एनसीईआरटी में भी है। फिर साम्य स्थिरांक की बात करी तो अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.1 आ गई थी, 0.1 का स्क्वायर सी बेटा जो सांद्रता दे रखी है 0.01 और नीचे 1 माइनस अल्फा 0.1 आ गया। ठीक है बेटा, आपको आ रही है बात समझ में कैसे केवल फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना है, बोलो। यस सर। ठीक है, सर ऊपर जो एस था वो किसको डिनोट कर रहा था बोले? सॉल्युबिलिटी को, विलयता को। अच्छा, विलेयता को। ठीक है, अभी देखो विलयता का भी क्वेश्चन बताता हूँ आपको। दे रखा है फॉर BSO4 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एक KSP भी होता है, परेशान मत होना बेटा, बस मैं आप है ना ये बाद में पढ़ना, आयोनिक के बाद पढ़ना। जरूरी नहीं है, कई बार आयोनिक में नहीं करवाते हैं, इसलिए यहीं पर बता रहा हूँ। सॉल्यूशन बहुत आसान है बेटा। आपने ऐसा नाम सुना है जैसे BSO4 होता है ना, देखो थोड़ा सा जिन्होंने 11th को थोड़ा भी सीरियसली पढ़ाओ 1 0 0 1 माइनस एस एस, एक सॉल्युबिलिटी विलयता गुणनफल आता है बेटा, एक KSP का फॉर्मूला आता है बेरियम +2 SO4 -2। तो बेटा S इंटू एस ये आ जाता है S स्क्वायर, KSP तो S स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूला। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ।
ये SO4 की बात यार, बेटा इस पे ज्यादा परेशान मत हो। विलेयता गुणनफल होता है KSP S स्क्वायर, बेटा S का ये फॉर्मूला लगा देंगे K इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी। इसने तुल्यांकी चालकता दे रखी है, इसलिए मुझे पता है तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो जो मोलर चालकता आएगा वो तुल्यांकी चालकता इंटू वैलेंस फैक्टर। तुल्यांकी चालकता 200 दे रखा है, वैलेंस फैक्टर 2, तो ये वैल्यू 400 हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू रखनी है मेरे को। K की वैल्यू उसने दे रखी है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -5, ये 1000 आ गया, ये 400 आ गया बेटा। 2 0 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 10 की पावर -4 आ गया। S 10 की पावर -4 इसकी यूनिट होती है मोलरिटी। और KSP की बात करें तो ये हो जाएगा S स्क्वायर 10 की पावर -8। ठीक है बेटा, आप है ना परेशान नहीं होना इस पे। इसको वापस, इसको है ना बाद में देखना, मैंने लिख दिया है बाद में देखना, पर ये टाइप मैंने करा दिया आपको। ठीक है, आप बिल्कुल इसको अभी तो छोड़ ही दें, अभी बिल्कुल परेशान नहीं हो। किसी और चैप्टर की और वो भी थोड़ी सी अलग बात चल रही है, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं। ठीक है, आपके नोट्स में सीक्वेंस में जरूर रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ये करवा दिया है यहाँ पर। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? अच्छा, हिंदी में नहीं लिखा है, कुछ शब्द लिख देता हूँ। विशिष्ट चालकता, ये है विशिष्ट चालकता। ठीक है, KSP का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल इसको KSP। परेशान नहीं हो बेटा इस वाली चीज पे। ठीक है, अब अपन आते हैं बेटा इसके अंदर, इसके पार्ट डी पे आएंगे बेटा। ये लास्ट पार्ट है और थ्योरेटिकल। खास बात है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें लास्ट में बस एक शॉर्ट ट्रिक की बात बताता हूँ, वो बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, बाकी ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, पार्ट डी। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है बेटा संक्षारण, कोरोजन। क्या होती है पूरी परिभाषा और क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, metals are eating away। सर मेटल्स आर के बाद क्या लिखा है? ईटिंग अवे, ईटिंग अवे बताता हूँ उसका मतलब, ईटिंग अवे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, etc. The processes सर सल्फेट के बाद क्या है? कार्बोनेट, वायु व नमी की उपस्थिति में, उपस्थिति में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट बनने के कारण धातु के खराब, धातु के खराब होने के प्रक्रम
वो संक्षारण कहते हैं। बेटा जैसे आपके घर में कूलर होता है, लोहा होता है ना, सुन रहे बेटा मेरी बात ध्यान से? हाँ सर। तो क्या होता है आपको पता है ना, ये धातुएं, लोहा, जितने भी मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल होती हैं। भाई सिंपल यस सर। ऑक्साइड बनना, नमी है हाइड्रोक्साइड बनना, फिर SO2 गैसेस, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट। तो धातु की जो सतह होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ईटिंग अवे। ईटिंग अवे मतलब खराब होना, हिंदी में बोलते हैं खराब होना, खराब होना, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, ये इस तरीके से जो सतह खराब हो जाती है ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन के, ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन, संक्षारण। तो इसका एक एग्जांपल है अपने पास, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, ठीक है। तो बेटा ये है कोरोजन है आपके पास। इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, वायु और नमी की उपस्थिति में जो धातु है उनकी जो सतह है उसका खराब होना, ठीक है, क्या बनने के कारण, कुछ भी, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फेट कार्बोनेट। तो इस प्रोसेस को अपन संक्षारण बोलते हैं, और इसका अच्छा एग्जांपल है आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन। अब अगर अपन एनसीईआरटी की बात करें तो फिर अपन बेटा बड़े इंपॉर्टेंट बात पे जा रहे हैं, वो है, चाहे थ्योरेटिकल है, ठीक है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगने की क्रियाविधि, ठीक। बट अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बिना दिमाग लगाए, ठीक है, आपको ये रिएक्शंस याद करनी है। देखो जो Fe होता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होता है Fe +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 लगा दिया, +4 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, 4H+ O2 +4 इलेक्ट्रॉन, इससे 2H2O। ऑक्सीजन का 0 से -2 में क्या होता है, अपचय। आपसे पूछा जाए ओवरऑल रिडॉक्स क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, 2Fe + 4H+ +O2, इससे बनता है 2Fe + 2 +2H2। तो बेटा इसको फर्स्ट नंबर रिएक्शन बोलते हैं, कि सबसे पहले ये रिएक्शन होती है। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस, इसके बाद जो अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तक जंग बना नहीं है, जो Fe+2 होता है, ये 4 + H2O +O2, ये Fe2O3 +2 से +3 में, और 8H+, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 3, ये आ गया 2, ठीक है, सारी चीज बैलेंस है अब इसके अंदर। तो नेक्स्ट अभी भी जंग नहीं बनाई, ये Fe+2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, Fe2O3, बेटा आप ध्यान देना, ये जो वाटर है XH2, ये फाइनली फॉर्मूला आता है Fe2O3.XH2O। बेटा इसको बोलते हैं रस्ट, इसको बोलते हैं जंग। तो आपसे एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जंग लगने में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं या कौन सी नहीं होती है। बेटा सब पता होना चाहिए आपको, भैया ये चारों याद करनी है अभिक्रियाएं, जैसे भी याद करो, जो भी याद करो, याद करनी है आपको। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? फिर सर एक लास्ट वाले का नाम बोलो तो। रस्ट, जंग, जंग, जंग का सूत्र पूछते हैं ना, उसका जंग। उसका जो रासायनिक नाम होता है ना, वो क्या, फेरस? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ना, हाँ। ठीक है। आप ये भी ध्यान रखना इसी में, भाई आपने ये तो याद किया ही कि रस्ट, जो जंग होता है वो Fe2O3.XH2 होता है।
एक ये भी याद करना, मिक्सचर ऑफ रस्ट, जंग का मिक्सचर। अब ये तो लिखोगे ही आप, Fe2O3.XH2, साथ में FeOH होल थ्राइस भी लिखोगे आप, ये जंग का मिक्सचर होता है। एक और पॉइंट ध्यान रखोगे आप, क्या ध्यान रखोगे बेटा, कि जंग लगना रस्ट फॉर्मेशन is an electrochemical cell, ECC। जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, अभी समझ में आएगी बेटा आपको विद्युत रासायनिक सेल कैसे, बकायदा इसका चित्र है, एनसीईआरटी में भी चित्र है, आप ध्यान दो। ये आयरन का पाइप है बेटा, ठीक है। जब नमी आती है, सुनना बेटा, जब नमी आएगी तो जैसे ये पानी आ गया, बस इसको ड्रॉपलेट बोलते हैं, वाटर बोल लो, वाटर बोल लो, ड्रॉपलेट बोल लो, पानी की बूंदें बोल लो, ड्रॉपलेट, ठीक है। अब क्या होता है, अपने आप में ये कहता है, ये अपने आप में दो भाग हो जाते हैं इसके, एक तरफ तो जो आयरन है इसका 2Fe से 2Fe+2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भाग एनोड की तरह व्यवहार करता है, यहाँ ऑक्सीकरण होता है। दूसरे में क्या होता है, 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इससे बनता है 2H2, ये कैथोड की भांति व्यवहार करता है, यहाँ अपचयन होता है। और खास बात वो कहता है कि ये जो लोहे का पाइप है ये खुद ही चालक तार की भांति व्यवहार करता है, चालक तार। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ शुरू हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। इससे जो इसके सतह होती है, चाहे ये कह लो चाहे इधर कह लो, कहीं भी हर सतह पे यहाँ क्या बनता है, रस्ट बनता है, जंग, जिसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2। बेटा कहीं परेशान होने की बात नहीं है, क्रेडिट मारनी है, याद ही करना है। मतलब ये चित्र याद नहीं भी करो, आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शन में कि भैया क्या क्या जंग बनने के प्रक्रम को विद्युत रासायनिक सेल बनना बोल सकते हैं, तो आप यस करोगे उस बात पे। अरे सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? यस प्रश्न सर। क्या क्या पूछे जाएंगे, sir. जंग का कौन सा सूत्र सही है, विच वन इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर रस्ट। सेकंड नंबर ये पूछा जाएगा विच वन, 4 रिएक्शन देके कौन सी रिएक्शन नहीं होती है उसमें रस्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर 5वां कहीं स्टेटमेंट लिखा होगा कौन सा सही गलत है, कि रस्ट फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल है, तो इस बात को आप सही घोषणा करोगे कि हाँ भैया ये बात सही है, ठीक है। इसके बाद आए बेटा, ठीक है, प्रिवेंशन मेथड्स, प्रिवेंशन, सॉरी, संक्षारण से बचाने के उपाय। बेटा पहला आता है गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको गैल्वेनीकरण। When metal is coated with zinc,
टू प्रिवेंट कोरोजन, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो अपन ये बोलते हैं जब धातु को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो वह गैल्वेनीकरण। ठीक बेटा, एक तो ये सीधे सीधे पता होना चाहिए, ये बात भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फिर आपको एनसीईआरटी में हमेशा ही ये क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये होता है कि द कोटिंग of zinc is much better than tin on iron to prevent rust। ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी में लिख देता हूँ, जंग से बचाने के लिए लोहे पर टिन की तुलना में जिंक की कोटिंग ज्यादा सही होती है। बेटा ये सब है ना, एग्जाम में क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। भाई आपके पास ये था, एक आयरन का ब्लॉक था। ठीक है, आयरन का ब्लॉक था, सुनना ध्यान से। ठीक है, आपने क्या किया, एक तो इसको बचाने के लिए, ठीक है, आपने एक बार इसके ऊपर कोटिंग करी टिन की, ये आयरन था, ठीक। आपने दूसरी बार इसको बचाने के लिए आपको बोला गया तो आपने कोटिंग कर दी जिंक की, जिंक की कोटिंग कर दी। ठीक, ये आयरन। वो कह रहा है आप बताओ कौन सी कोटिंग ज्यादा बढ़िया होगी, तो आपको घोषणा करनी पड़ेगी ये बेटर है। तो आप रीजन सुनना भाई। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता, अगर मैं क्रियाशीलता की बात करूं, ईसीएस विद्युत रासायनिक श्रेणी से, तो मुझे पता है सबसे टॉप पे जिंक आता है, फिर आयरन आता है, फिर टिन आता है। अब आप ये देखो, अगर इस वाले के अंदर, जिंक वाले के अंदर कोटिंग हट भी गई ना, जैसे जहां मैंने ये दूसरा कलर दिखा रहा हूं, यहाँ पर मान लो कोटिंग हट भी गई, किसी कारण से जिंक हट भी गया, तो भी आयरन को तब तक नुकसान नहीं होगा जब तक कि सारा का सारा जिंक ऑक्सीकृत नहीं हो जाता। भाई जो क्रियाशील होगा वही तो पहले ऑक्सीकृत होगा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो बेटा आपसे ये बकायदा पूछा जाएगा कि भैया कौन सी कोटिंग ज्यादा बढ़िया है टिन, इसको आयरन को बचाने के लिए, तो जिंक की कोटिंग ज्यादा बढ़िया है या टिन की? तो आप क्या बोलोगे? जिंक की। समझ गए मेरी बात? यस सर। देखो टिन की कोटिंग अगर कहीं से हटी तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ज्यादा क्रियाशील तो आयरन है, तो आयरन खराब होना शुरू हो जाएगा। बोलो। यस सर। के बेटा आ रही है बात समझ में? सर थोड़ा सा ऊपर का दिखाइए ना।
ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, इसको कवर करते हैं फिर। इसी का सेकंड नंबर है, इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। and more reactive metal is introduced and the metal which is prevented is formed cathode. Process is same. जब धातु से ज्यादा क्रियाशील को जोड़कर जिस धातु को संक्षारण से बचाना है उसे कैथोड बना दिया जाता है। तो यह कैथोडीय रक्षण कहलाता है। कैथोडीय रक्षण कहलाता है। कैथोडीय रक्षण बोलते हैं इसको हिंदी में, कैथोडीय रक्षण। बेटा अभी समझ में आ जाएगी बात क्या है कैथोडीय रक्षण में क्या होता है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो ये अब इस मेथड को यूज में नहीं लेते हैं, ये एक सी वाटर समुद्री पानी होता है ना, यहाँ पर क्या है एक समुद्र जहाज है, शिप बोलते हैं जिसको, शिप, ये शिप है। जो इसका बॉटम होता है ना, ये आयरन भी होता है और इसमें लकड़ी भी होती है, वुड भी। देखो अब आप सुनना मेरी बात, बेटा आप सुनना मेरी बात। तो पुराने टाइम में ये एक बड़ी समस्या रहती थी और ये बड़ा यूजफुल मेथड था उस समय। वो कहता है, आप सुनना मेरी बात, जो नीचे समुद्री जहाज है उसका पैंदा जब समुद्री पानी के उसमें रहेगा तो वो तो बार बार Fe+2 में बदल जाएगा, ठीक है। तो वो खराब होता जाएगा, जंग लगता जाएगा। पर आपको पता है वो क्या करते हैं उस समय की, अब जरूरत नहीं पड़ती है, कंडक्टिंग वायर से ये मैग्नीशियम बॉक्स रखते थे, मैग्नीशियम बॉक्स। अब अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता, तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील होता है आयरन से। इसका मतलब क्या होगा, जो भी ऑक्सीडेशन होगा पहले मैग्नीशियम का, तो बेटा जब भी इनके रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन होगी। ये देखो आप ऑक्सीकरण हो गया, ये क्या बन गया बेटा, एनोड बन गया। और जो आयरन गलती से Fe+2 में बदल भी गया था तो इसके रेस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन से वो वापस Fe में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो गया। तो जिसको मेरे को बचाना था उसको मैंने क्या बना दिया, कैथोड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैथोडीय रक्षण। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछता है कैथोडीय रक्षण में जो नया मिलाते हैं वो कैथोड होता है या जिसको बचाना होता है वो कैथोड होते हैं।
तो अपन कहेंगे जिसको बचाना है ना उसको क्या बना देते हैं अपन, कैथोड बना देते हैं। अरे आ रही है बात समझ में? Yes, sir. सर एक बार और बताइए सर शॉर्ट ये में। लास्ट वाले को बताओ ना। बेटा देख ऐसा था कि समुद्र में ये जहाज जा रहा था, ठीक है। दिक्कत ये थी इसके साथ कि ये पानी में रहेगा, सी वाटर में रहेगा जब, तो ये आयरन जो है वो Fe+2 में बदल जाएगा। भाई अकेला होता जब तक मैं मैग्नीशियम बॉक्स नहीं मिला रहा हूँ, मैग्नीशियम बॉक्स जब नहीं मिला रहा हूँ तो ये क्या होता है बेटा, जो लोहा है वो Fe से Fe+2 में, फिर Fe+2 से Fe+3 में, फिर वो जंग लगा लेता। तो ये क्या है, तला पूरा खराब होके गल जाता और पानी अंदर घुस जाता। जंग लगने से लोहा खराब हो जाता है, इतना पता है ना आपको, रस्ट फॉर्मेशन से। हाँ सर। मैंने कहा अगर मैं ये काम कर दूं कि Fe, इसका जो रस्ट फॉर्मेशन में जंग लगने में पहला काम ये होता है Fe का Fe+2 में बदलना, मैंने कहा मैं इसको रोक दूं, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक काम करता हूँ, इससे ज्यादा क्रियाशील धातु इसमें डाल देता हूँ चालक तार से। तो बेटा मैंने चालक तार से मैग्नीशियम जो कि ज्यादा क्रियाशील धातु थी वो डाल दी। अब ये कहता है कि भाई जैसे अपने पास क्या था, जिंक और कॉपर, जो डैनियल सेल था उसमें जिंक ज्यादा क्रियाशील था इसलिए तो जिंक Zn+2 में बदल रहा था, और कॉपर कम क्रियाशील था इसलिए Copper+2 किसमें बदल रहा था, कॉपर में। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम जो ज्यादा क्रियाशील होगा, बेटा जो ज्यादा धातु क्रियाशील होगी उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। उसके रेस्पेक्ट में दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, अपचयन। तो बेटा अगर गलती से Fe+2 बन भी रहा था तो वो वापस किस में बदल जा रहा है, Fe में। बोलो बेटा। Yes, Okay, sir. sir. Thank you. सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा इस इसमें टॉपिक पे? थ्योरेटिकल ही आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है कि मतलब वो 4 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरेटिक कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। आप मेरे को ये बताओ, मैंने आयरन को रस से बचाने के लिए मोर रिएक्टिव, मोर ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम डाल दिया, इससे फायदा क्या हुआ बेटा, मैग्नीशियम का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, एनोड बन गया, और आयरन क्या बन गया, कैथोड। तो एक तरीके से आयरन को कैथोड बनाकर मैंने जंग लगने से बचा लिया, इसको बोलते हैं कैथोडीय रक्षण, ठीक है। बोलो बेटा। Okay, यस sir. सर। ठीक है, और थोड़ा समझो, देखो बेटा इसको, ठीक है। तो अभी एक और आपकी 2 क्लासेस और भी है ना, यस सर। Yes. ठीक है। आज बेटा ये जो कोलराश लॉ पढ़ा है अपन ने और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात? इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? के बाद अपन, हाँ वैसे तो ये कल है ना, कल 10-15 मिनट में, क्योंकि मेरे को बैटरीज पढ़ानी है, उसके बाद ये फ्यूल सेल और बैटरी पढ़ानी है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपन ले लेते हैं बेटा, अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हो गया है आप लोगों का ना, मूल, हाँ RKC सर करा दिए। मूल, आयोनिक साम्य बचा है सर। चलो आयनिक सर ले लो। आयोनिक में ही चलते हैं। हाँ आयनिक साम्य, चलो सर आयनिक साम्य। कल सीसा संचायक सेल पढ़ाओगे क्या? हाँ शीशा संचायक, प्राइमरी सेकेंडरी और फ्यूल तीनों पढ़ाऊंगा। सर और कितना बचा है लाइक फिजिकल का पोर्शन? फिजिकल में तो अब यही बच रहा है ना, एक तो ये बच रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी आयोनिक बच रहा है, थर्मोडायनेमिक्स बच रहा है, मोल बच रहा है, और गैसियस में बेटा सिर्फ रियल गैसेस बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि जो केटीजी वाला पार्ट है वो तो फिजिक्स में कवर हो जाता है बेटा। हाँ KTG वैसे तो। जो रियल गैसेस है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर और वो सारा है Z, ठीक है, संपीड्यता गुणांक होता है, ठीक है, वो सारा जहां से भी वो है ना रियल गैसेस का है, वास्तविक गैस है, वंडरवाल समीकरण और वो सारा, ठीक है। मेटलर्जी को आप पढ़ाओगे सर की ऑर्गेनिक नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक का सर पढ़ाएंगे? वो सर इनऑर्गेनिक का पार्ट है शायद। हाँ पूछ ली कौन पढ़ाएंगे। ठीक है, वो RKC सर पढ़ाएंगे। ओके सर। हाँ तो बेटा है ना, आप इसको देखना। अच्छा टेस्ट का क्लियर है ना बेटा, 2 चैप्टर आ रहे हैं, रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
ठीक है, ध्यान से करना। पेपर संडे को है ना आपका, इसी संडे को? यस सर। ठीक है ठीक है, चलो सर हाँ सर एबी सर का वापसी कब हो रहा है सर? अपना गुड मॉर्निंग नहीं हो पा रहे बार बार। हाँ, एबी सर बेटा अभी उनको काफी सीवियर कोरोना हो गया था एक्चुअली में। अब तो ठीक है, पर वो 2 दिन शायद ऑक्सीजन पे भी थे, तो ठीक होने दो बेटा, उनको अच्छे से ठीक होने दो। ठीक है, यस Yes, सर, sir. बाय हाँ। सर, गुड नाइट। Yes, हाँ sir. ओके Bye, ओके sir. ओके। टेक केयर सर।